हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। गुड इवनिंग सभी को। और आज जो है हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था जैसा कि अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्लास हो पाए हमारी। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि इंटरनेट की सेवा बंद थी राजस्थान के अंदर, तो इस वजह से हमारी क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि पटवार का एग्ज़ाम था, तो इस वजह से। लेकिन अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि जो 5th लेसन है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है ना, जैसे 4th लेसन था तो वो हमारा छोटा सा था, लेकिन फिर भी उसमें भी टाइम लग गया था। बट जो 5th लेसन है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी क्लासें ले पाऊँ। ठीक है, तो लेसन नंबर 5th जो है इजी सा चैप्टर है, वो भी कोई इतना हार्ड है नहीं। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि हमारा एकदम तैयार है चैप्टर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन मैंने देखे नहीं इतने। ठीक है ना, कोई जैसे लास्ट क्लास भी थी तो उसमें भी मैंने कोई इतने क्वेश्चन देखे नहीं थे, इतने क्या मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखे थे उसके अंदर, यानी कि बच्चों का क्लियर है चैप्टर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी, समस्या हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बट होता क्या है कि बच्चे बहुत पुरानी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं और बहुत सारी हमारी क्लासें हैं, तो उनके इतने सारे कमेंट्स में चेक नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे ही इसीलिए मैं कहती हूँ कि जैसे ही कोई नई क्लास आती है तो आप उसे फ़ौरन देख लिया करो। ठीक है, एक बार तो देख ही लिया करो समझने के लिए, तो ताकि आप जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए उससे संबंधित उसी क्लास के नीचे आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है ना, ताकि अगली वाली क्लास में मैं उसका आंसर कर पाऊँ। अब बहुत देर तक देखते नहीं है, 5-5, 6-6 दिन तक बच्चे क्लासें देखते नहीं है, फिर उसके बाद में कमेंट डालते हैं, तब तक वो वीडियो बहुत पुराना हो चुका होता है और कमेंट भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतने सारे कमेंट्स एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बच्चे जो बोलते हैं कि क्लासेज अपनी कितनी बजे आएगी, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि केमिस्ट्री की क्लास जो है हमारी 8 बजे आती है और बायोलॉजी की क्लास जो है वो 6:30 बजे आती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि क्लासों का टाइम अगर आपको नहीं भी पता है, तो मैंने पहले भी बोला था कि आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कितनी बजे कौन सी क्लास आ रही है। वो आप जैसे इंटरनेट ऑन करोगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इतनी बजे वो क्लास आ रही है। ठीक है, अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों को कि मैम आप छोटा लिख रहे हो, हमें दिख नहीं रहा है। एक्चुअली क्या है कि मेरी तो आदत है छोटा लिखने की, बट आप क्या करो, वो जो स्क्रीन है उसको रोटेट कर दो। ठीक है, जो छोटा वाला दिखता है ना आपको, उसको रोटेट कर दो, ताकि पूरी स्क्रीन पर जब आपको वो क्लास दिखेगी तो उसमें आपको वो चीज़ें जो लिखी होगी बोर्ड पे वो बड़ी बड़ी ही दिखाई देगी। ठीक है ना। हाँ, बाकी जो हैं कुछ बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे पिछली क्लासों में भी, कि भाई कुछ बच्चे थे, जैसे कि एक बच्ची ने बोला था कि मेरे जो है नंबर बहुत अच्छे आए हैं, 70 में से 60 आए हैं, लेकिन अगली बार कोशिश करूँगी कि पूरे के पूरे आए। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुझे अच्छा लगता है ये सुन के कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उनसे बच्चों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। अगर वो आप क्लास में ग्रोथ कर रहे हो तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है ना, तो आप जुड़े रहिए इन क्लासों से। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो कि हम लेने जा रहे हैं वो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 5th। लेसन नंबर 5th का नाम क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। पहले तो आप लेसन नंबर 5 डाल दो। लेसन नंबर 5 का नाम क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 5। ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स नहीं हो रहा, 4 लेसन हम कर चुके हैं, 5th लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका कोर्स हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं, फुल टेंशन में है, मैम एग्जाम आने वाले हैं, आप इतना धीरे कोर्स करवा रहे हो जाएगा कोर्स, टेंशन मत लो। क्योंकि एक एक क्लास के अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींच लेती हूँ, जो मैं 2-2 दिन लगा देती हूँ ऑफलाइन क्लासों में, उसका तो मैं एक ही दिन में यहाँ पर पढ़ा लेती हूँ। तो हम वैसे उनसे आगे ही चल रहे हैं, ऑफलाइन से भी आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये लेसन है हमारा। इस लेसन के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ये एक्चुअली जेनेटिक्स का लेसन है एक। ठीक है, जेनेटिक्स स्टार्ट होने वाली है आपकी, तो पहला लेसन जेनेटिक का यही आ जाता है हमारे पास में। ये लेसन एक्चुअल में बच्चों ने पढ़ भी रखा है 10th क्लास के अंदर। अगर आपने देखा हो तो 10th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत मेंडल की जानकारी होती है इसके अंदर, मटर का पादप, ये थोड़ा थोड़ा तो आपको रिवाइज
ये याद हो गई कि भाई क्या क्या पढ़ा था आपने, मेंडल, है ना, नाम तो सुना ही होगा, एक वैज्ञानिक था मेंडल। वैसे इसमें सारा बताऊंगी कौन थे, कहाँ के थे, क्या काम किया था, किस पादप पे किया था, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आता है इस चैप्टर के बारे में। और अगर नहीं भी आता है तो आप पहले क्या करोगे, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ के आओगे, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर नहीं भी है एनसीईआरटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पढ़ेंगे, वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे कुछ परिभाषाएं आएगी, अभी एक परिभाषा लिखने वाली हूँ मैं, तो बच्चे बोलते हैं कि वो परिभाषा आप लिखो, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी तो वो तो एक छोटे बच्चों वाली बात हो गई कि छोटे बच्चों को लिख लिख के बता रहे हैं, है ना, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, परिभाषा को आपको समझाऊंगी, कुछ शब्दों को समझाऊंगी और मैं उसको परिभाषा को बोल दूंगी। तो जब मैं बोलूँगी तो आप क्या करो, उसको नोट कर लो। अच्छा, अभी जैसे कि अपनी क्लास जब लाइव चल रही होगी तो उस टाइम पे तो आपको समझ में अभी नहीं आ रहा, मतलब अभी सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। लिखने में प्रॉब्लम होती होगी, भी अचानक से इतना जल्दी बोल दिया कैसे लिखे, तो आप क्या करो, वापस दोबारा क्लास को देखना और जो मैं बोल लूँ उसको रोक रोक के उन चीज़ों को लिख लेना, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक परिभाषा पढ़नी है, उसका नाम है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, एक शब्द आता है आनुवंशिकी, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये क्या है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है। इस आनुवंशिकी का शब्द का या जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, सर्वप्रथम जो इस शब्द का प्रयोग जो किया था वो किया था एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम क्या है, विलियम बेटसन। क्या नाम है, विलियम बेटसन। यहाँ लिख रही हूँ मैं, विलियम बेटसन, ठीक है। और ये शब्द का प्रयोग कब किया गया था, ये किया गया था 1905 के अंदर। कब किया गया था, 1905 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, विलियम बेटसन ने किया था, 1905 के अंदर किया था। ये एक ग्रीक शब्द होता है, ये जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, ये ग्रीक शब्द है। और इस ग्रीक शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब है वृद्धि करने से, वृद्धि करने से या होने से, या वृद्धि होने से, होने से, ठीक है। देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को मैं बहुत स्टार्टिंग से, मैं चाहती हूँ तो आपके जो सिलेबस है वो तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, आगे से डायरेक्ट प्रयोग वगैरह या यूँ सिद्धांत वगैरह दे रखे हैं, मेंडल के सिद्धांत वगैरह, लेकिन हम एक एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट्स भी साथ के साथ बनाते जाएंगे। अब देखो ये शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ, तो ऐसा कैसा आप ये तो आप कॉपी में उतार लीजिए, फिर आप अपनी भाषा में अपने शब्दों के अंदर आप उसको उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रीक शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है, वृद्धि करने से या वृद्धि होने से, टू बिकम और टू ग्रो, ठीक है, टू बिकम और टू ग्रो, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आनुवंशिकी जो है ये होती क्या है, इसकी परिभाषा आप कैसे दोगे। तो पहली चीज तो ये कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किन चीज़ों का अध्ययन होता है, दो चीज़ों का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका, एक तो वंशागति का, एक तो वंशागति का, ठीक है, और दूसरा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक तो वंशागति का, हेरिडिटी एंड विभिन्नताओं, वेरिएशंस, ठीक है। मैं इंग्लिश वर्ड बोलती जाऊंगी आपके सामने। अब आपको तो पता है भाई मेरी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, तो मुझे स्पेलिंग आती नहीं है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं आपको इंग्लिश में वर्ड्स बोलती जाऊंगी। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो हम आनुवंशिकी किसे कहेंगे, साफ साफ बोल रही हूँ, वापस ध्यान से देखना कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आप परिभाषा क्या लिखोगे, आनुवंशिकी आप किसे कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है या आनुवंशिकी कहा जाता है,
ठीक है। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम बेटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। सन कोई नहीं पूछता, बट शायद ये पूछ लिया जाए किसी एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है और अपनी नॉलेज के हिसाब से तो बिल्कुल ध्यान रखना ही है, ठीक है। ये एक ग्रीक शब्द होता है, जेनेटिक्स जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या है? वृद्धि करने से या वृद्धि होने से, कम होगा शायद, CMU ना, शायद वृद्धि करने से या वृद्धि होने से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप आनुवंशिकी पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हो, बताओ जेनेटिक्स किसे कहेंगे? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जेनेटिक्स किसे कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, या क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप परिभाषा अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ेंगे कि भाई ये वंशागति और विभिन्नताओं का मतलब क्या है, ठीक है। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया? ठीक है, रफ कर लो इसको, ठीक है। ये नोट्स आपके तैयार होने चाहिए अपनी कॉपी के अंदर। वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया था शब्द का? विलियम बेटसन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ये एक ग्रीक शब्द होता है जिसका मतलब होता है वृद्धि करने से या वृद्धि होने से। ये नोट्स आपकी कॉपी में तैयार होने चाहिए। अब हमने यहाँ पर 2 शब्द नए सीखे हैं। क्या नए? तो क्या है, सब बच्चों ने सुन ही रखे होंगे, लेकिन नहीं भी सुन रखे हैं तो उनके लिए जो नए शब्द हैं वो 2 शब्द आए हैं। क्या? एक तो आया है वंशागति और एक आया है विभिन्नता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंशागति की। वंशागति की, वंशागति को ही आनुवंशिकता भी कहते हैं, या आनुवंशिकता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे हेरिडिटी। ये आनुवंशिकता या वंशागति क्या है भैया? क्या मतलब है आनुवंशिकता या वंशागति? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत बार आपने ये सुना होगा कि ये बच्ची तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, इसका नाक बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, इसका कान तो क्या जाएंगे, ठीक है, या शक्ल माँ पे गई है, या ऐसा आपने कभी सुना होगा कि इसकी माँ की आंखें बुरी है तो इस बच्ची की आंखें भी बुरी है, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा कि ये तो बिल्कुल अपने पिताजी के ऊपर गया है, ठीक है, पिताजी की शक्ल का बच्चा पैदा हुआ है, या शक्ल का सेम शक्ल का नहीं, लेकिन कुछ लक्षण जो होते हैं वो माता पिता से किस में आ जाते हैं? बच्चों के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कुछ लक्षण जो हैं वो मम्मी पापा से किस में आ जाते हैं? अपने बच्चों के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लो किसी के जो हेयर है, बाल है, उनके कलर, मान लो कि कोई माता है जिसके बालों का कलर जो है वो भूरा है, तो बच्चे के बाल का कलर भी भूरा हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल माता पिता से ही बच्चों में लक्षण आए, हो सकता है कि 1-2 पीढ़ी पहले के, जैसे दादा दादी के लक्षण भी आ जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल अपने दादाजी पे गया है, ये बिल्कुल अपनी दादी पे गई है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब कि वंशागति शब्द, ये वंशागति का मतलब क्या होता है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, लक्षणों का, या हम यूं कह सकते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों का, इसको आप लिखोगे कैसे? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। भाई पापा है, पापा के लक्षण कुछ बच्चों के अंदर आ गए, है ना, कुछ जेनेटिक लक्षण आ गए, कुछ आनुवंशिक लक्षण आ गए, आंखों का रंग आ गया, या फिर कोई बालों का रंग आ गया, या लंबाई आ गई, या बोनापन आ गया, या कुछ भी ऐसा लक्षण जो माता पिता से बच्चों के अंदर आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण, या यूं कह सकते हैं वंशागति कह सकते हैं, या आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है।
अब देखो ये जो शब्द है सबसे पहले आनुवंशिक या यूँ कह सकते हैं कि जो वंशागति जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम है क्या, स्पेंसर। क्या नाम है, स्पेंसर। ठीक है, वंशागति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने क्या बोला था, कुछ नहीं बोला था, इन्होंने सिर्फ शब्द दिया था। और इसका मतलब क्या होता है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। स्पेलिंग आपको परिभाषा बिल्कुल याद हो जानी चाहिए साथ के साथ, इसीलिए मैं 2-4 बार बोलती हूँ एक परिभाषा को। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने पढ़ा, दूसरी हमने क्या विशेषता पढ़ी इसकी, आनुवंशिकी के अंदर हम 2 चीजों का अध्ययन कर रहे थे, एक तो वंशागति का और दूसरा क्या है, विभिन्नता, विभिन्नताएं, वेरिएशंस। ठीक है, चलो मैं कोशिश करती हूँ स्पेलिंग लिखने की, वेरिएशंस। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, वेरिएशंस, विभिन्नताएं। अब विभिन्नताओं का मतलब क्या होता है, अच्छा विभिन्नताओं को ही एक और नाम दिया जाता है, मैं यहाँ आगे लिख रही हूँ विविधताएं। विविधताएं भी वही हैं, विभिन्नताएं भी वही हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि विभिन्नताएं क्या होती है और विविधताएं क्या होती है। दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये है क्या, विविधताएं या विभिन्नताओं का मतलब क्या है। देखो जैसे आपने देखा होगा कि हम मनुष्य जाति की बात कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी जाति तो छोड़ो, हम मनुष्य जाति की बात कर लेते हैं। इतने सारे मनुष्य हैं, आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, आपके आस पड़ोस में इतने सारे लोग हैं, क्या वो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं क्या, बिल्कुल सेम जैसे दिखाई देते हैं क्या, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। अगर वो एक जैसे दिखाई देते हैं तो हम उनको आज पहचान ही नहीं पाते, है ना। सब एक जैसे हो जाते तो हम एक दूसरे को पहचानते कैसे कि कौन रामलाल है, कौन श्यामलाल है, कौन क्या है, ऐसे नहीं पहचान पाते ना। यानी कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य कुछ विभिन्नताएं या कुछ असमानताएं पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं विभिन्नताएं। यानी कि जैसे कोई बच्चा है तो वो बिल्कुल, जैसे कोई लड़का है तो क्या वो बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है क्या, नहीं। या कोई लड़की है तो क्या वो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है क्या, उसकी माँ की शक्ल और बच्ची की शक्ल क्या दोनों सेम टू सेम है क्या, नहीं है। कुछ तो उनके अंदर असमानताएं हैं, कुछ तो अलग अलग है। ठीक है, उन्हीं अलग अलग चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, विविधताएं। उन्हीं असमानताओं को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं या विविधताएं या वेरिएशंस। यानी कि हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि एक ही जाति के सदस्यों, या आप यूं भी कह सकते हो भाई, एक ही जाति के ना लिख के यूं भी लिख सकते हो कि जनक और जो उसकी संतति है उसके बीच में पाई जाने वाली क्या, असमानताएं। ठीक है, तो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताएं क्या कहलाती हैं, विविधताएं कहलाती हैं। यानी कि सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। एक ही जाति का मतलब हमने मनुष्य जाति की बात की, ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, क्या सभी के सभी एक जैसे दिखाई देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ कंडीशन के अंदर अपवाद के फलस्वरूप आप देखते हो कि कुछ, जैसे कि जो एक साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे जिसे अपन कहते हैं, कभी कभी, ठीक है, जुड़वा बच्चे अगर हो जाएं तो वो एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उनके अंदर डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक है ना, तो सभी एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि एक ही जाति के सदस्यों के बीच में पाई जाने वाली असमानताओं को, या यूं भी कह सकते हैं कि जनक और संतति यानी पिता, माता पिता और उनके बच्चों में पाई जाने वाली असमानताओं को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं या विविधताएं कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? वापस एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। मुझे पता है कि कुछ बच्चे तो बोर हो जाते हैं कि मैम कितनी बार आप समझाते हो, ठीक है, बट समझ लो ना क्या लग रहा है अपना। मैं चाहती हूँ कि आप क्लास में ही याद कर लो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फिर बाद में उसको रटते रहो, इसलिए मैं 2-4 बार बोल देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले अनुवंशिकी किसे कहते हैं? अनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो वंशागति, एक विभिन्नताएं। ये दोनों चीज़ें आपकी बुक में हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, नीट के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ तक कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1-1 नंबर में कि बताओ विभिन्नताएं किसे कहते हैं, या वंशागति किसे कहते हैं, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, अनुवंशिकी किसे कहते हैं, ये पूछ लिया तो फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए मैं परिभाषा लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो 2 शब्दों का अध्ययन किया जाता है, 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो वंशागति और एक विभिन्नताएं। वंशागति क्या होती है? वंशागति जिसके अंदर क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है?
वंशागति कहलाता है। ये शब्द सबसे पहले स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा विभिन्नताएं। विभिन्नताएं या विविधताएं या है जो है वेरिएशंस एक ही होती है। ये किसे कहते हैं? जब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य में कुछ असमानताएं पाई जाती है, असमानताएं की वजह से वो अलग अलग दिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिखने में या जेनेटिक जो भी यूँ कह सकते हैं लक्षणों के अंदर भी हो सकते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। हो गया? अच्छा, यहाँ से मैंने देखा अभी कि कुछ कट रहा है ना, तो शायद आज कैमरे को ज़्यादा नीचे सेट नहीं किया है और इस वजह से यहाँ पे ये शब्द जो है वो कट गए हैं ना। तो अच्छा, एक काम करो, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे विभिन्नताएं या विविधता किसे कहते हैं? तो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को क्या कहा जाता है? विविधताएं या विभिन्नताएं कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला तो आप लिख लेना है ना। तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा कटा है यहाँ पे, तो मैं बोल रही हूँ तो उसके साथ साथ लिख लेना। अब मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिख लूँगी। ठीक है, मैंने पहले चेक नहीं किया था। चलो, अब हम पढ़ते हैं मेंडल जी के बारे में। मेंडल कौन थे? मेंडल का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो मेंडल के जीवन परिचय में मेंडल का जीवन परिचय, सबसे पहले बात करते हैं कि मेंडल, देखो भाई मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। पहली चीज तो ये, मेंडल कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है, बताओ मेंडल को क्या कहा जाता है, या आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? उल्टा लिख दिया मैंने ना। तो आनुवंशिकता का जनक कौन है? मेंडल है। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे और बहुत सारे उसके आधार पर नियम दिए थे। सब एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? 22 जुलाई 1822 में। हालांकि ये चीज़ें कभी पूछी नहीं गई हैं एंड शायद नहीं पूछी जाए, बट आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौन सा था? कहाँ जन्मे थे ये? इनका जन्म स्थान कौन सा था? तो ये एक शहर है, एक स्थान है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया कहाँ है, क्या है वो याद नहीं रखना, बस ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, किस परिवार में हुआ था? तो माली परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में माली परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा जो थी इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो की थी 1842 के अंदर। 1842 में इन्होंने, मेरे मार्कर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर, कौन सा? दर्शन शास्त्र के अंदर डिग्री प्राप्त की थी। क्या की थी? डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये 1843 के अंदर कार्य क्या थे इनका? तो 1843 के अंदर ये गए थे एक शहर के अंदर, ऑस्ट्रिया का ही एक शहर है जिसका नाम है ब्रुन। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रन भी कहते हैं, ब्रन। ब्रन के अंदर 1843 में ये ब्रन गए और ब्रन के अंदर, या ब्रुन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एक चर्च था। देखो ये पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, फिर बड़े हुए तो इनका मोह माया से बिल्कुल
ध्यान ही हट गया। इन्होंने कहा कि ना तो मुझे शादी करनी है ना बच्चे पैदा करने हैं, मुझे तो बनना है क्या, पादरी। तो यहाँ पर ब्रन के अंदर एक चर्च था, क्या था, एक चर्च था जिसके अंदर ये बन गए क्या, पादरी। एक चर्च था उसमें बन गई ये पादरी। चर्च के अंदर ही एक स्कूल था, क्या था, स्कूल था, ठीक है, स्कूल था। उस स्कूल में ये बच्चों को पढ़ाते थे और यहाँ पर चर्च के बाहर ही एक क्या था, गार्डन था जिसमें ये सब्जियां उगाते थे। क्या करते थे, सब्जियां उगाते थे, ठीक है। तो ये ब्रन गए और ब्रन के अंदर, चर्च के अंदर ये बन गए पादरी, ठीक है। चर्च में क्या बन गई ये, पादरी, मॉन्क भी बोल सकते हैं उनको। तो पादरी बन गए। पादरी कौन होते हैं, जो बिल्कुल ईश्वर के ऊपर ध्यान देते हैं, जो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है, शादी वादी नहीं करते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते हैं, सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाते हैं। तो चर्च के अंदर ये क्या बन गए, पादरी बन गए। और चर्च के अंदर ही एक स्कूल था जिसमें ये बच्चों को भी पढ़ाते थे और उसी के बाहर एक गार्डन था जिसके अंदर ये क्या उगाते थे, सब्जियां उगाते थे। अब सब्जियां उगाते उगाते कुछ इन्होंने ऐसी चीजें देखी कि उनका ध्यान लग गया एक चीज की ओर। उन्होंने बोला, क्या बोला कि यहाँ पर देखो, ये जो है इस उद्यान के अंदर, यानी कि ये गार्डन था, उद्यान था, तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर। किस पर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, उद्यान मटर। उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या नाम होता है, पाइसम सटाइवम। तो उद्यान मटर पर इन्होंने, यहाँ पर है ना, उद्यान मटर पर इन्होंने कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 7 वर्षों तक। सन, बता रही हूँ, सन 1856 से 1863, कितने वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए। सन 1856 से सन 1863 तक इन्होंने किस पर कार्य किया, उद्यान मटर पर कार्य किया। कहाँ पर थे, चर्च में रह रहे थे ना, चर्च में क्या था, चर्च के बाहर क्या था, गार्डन था जिसके अंदर ये फल सब्जियां उगाते थे। तो वहीं पर एक उद्यान मटर का आपको नाम याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पादप पर कार्य किया था, उद्यान मटर पर किया था, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम है। कितने वर्षों तक कार्य किया, 7 वर्षों तक कार्य किया। कब से कब तक किया, 1856 से 1863 वर्ष, सन 1853 से, सॉरी 56 से 1863 तक इन्होंने उद्यान मटर पर कार्य किया, ठीक है। क्यों किया, क्या रिजल्ट निकले उसके, ठीक है, उद्यान मटर को ही क्यों चूज किया, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ा हमने कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, आनुवंशिकता के जनक कौन है, मेंडल ही है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 22 कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौन सा है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के अंदर माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो कब स्टार्ट की थी, 1842 में इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की थी। किसके अंदर, दर्शन शास्त्र में इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की थी। जब 1843, सन 1843 में ये कहाँ गए, ब्रुन गए, और ब्रुन के अंदर, जो कि ऑस्ट्रिया का ही एक शहर है ब्रुन, वहाँ पर ये चर्च के अंदर क्या बन गए, पादरी बन गए। और वहीं पर चर्च के अंदर ये एक स्कूल था जिसमें ये बच्चों को पढ़ाते थे, और चर्च के बाहर एक गार्डन था जिसके अंदर ये फल सब्जियां उगाते थे। वहीं पर रहते हुए सन 1856 से 1863, कितने वर्ष, 7 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम तक, पाइसम सटाइवम, ठीक है। 7 वर्षों तक इन्होंने पाइसम सटाइवम यानी उद्यान मटर पर कार्य किया, उद्यान मटर पर क्या किया, कार्य किया, ठीक है। फिर ये वापस अपने शहर लौट आए और 1665 के अंदर, ठीक है, 1665 के अंदर इन्होंने क्या किया, अपने जो भी सिद्धांत या जो भी कार्य थे उनको रिजल्ट को एक पत्रिका के अंदर इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा नीचे जाऊँगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिखेगा, ठीक है। और शायद ये कट रहा है, मुझे एक बार चेक करने दो। हाँ, थोड़ा सा कट रहा है, ये बेचारा ये उद्यान कट गया है ना, थोड़ा सा उद्यान को अपन यहाँ ऊपर, गार्डन को थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं।
आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई समस्या होगी। ये तो बस हमने थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इनको आप अपने शब्दों के अंदर, अपनी भाषा के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हो। हाँ, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बच्चों को कि नोट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं, नोट्स टेलीग्राम के ऊपर। वैसे तो ये चीज़ें आप शॉर्टकट में अपनी कॉपी में उतार सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट का इसीलिए टाइम देती हूँ आपको, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल किस नाम से बना हुआ है? कोचिंग के नाम से, राणिया एजुकेशन आप सर्च करोगे, उसके अंदर सर ने डाल रखी है PDF। तो मैंने बोल दिया था सर को कि इस चैप्टर का भी डाल देंगे, तो मैंने जो बनाए हैं नोट्स तो वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो, अच्छा इसका जन्म नहीं लिखा आपने, सॉरी मृत्यु नहीं लिखी है ना, चलो कोई बात नहीं, मृत्यु भी लिख लो। 6 जनवरी 1884, ये भी लिख लेना, ठीक है, ऐड कर लेना उसके अंदर। भाई मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 के अंदर हुई थी, है ना। मैंने जन्म लिख लिया, मृत्यु के बारे में नहीं बताया, कोई बात नहीं, पूछा ही नहीं जाता वैसे तो ये भी ऐड कर देना। मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कुछ खास चीज़ें जानते हैं इनके बारे में। हम क्या जानते हैं? एक तो मेरी आदत बहुत है कि मैं इधर से तो ऊपर लिखती हूँ और उधर से नीचे नीचे चली जाती हूँ, तो बच्चों को दिखता ही नहीं है, क्या करूँ बच्चों। चलो, अभी तो हमने नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ी है, इतना कुछ खास आया नहीं है इस चैप्टर में। अब आएगी आगे जो भी मेन इंपॉर्टेंट कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब आएगी। देखो इन्होंने किया क्या था, ये इन्होंने उद्यान मटर पर कार्य किया था। चलो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। देखो इन्होंने गार्डन के अंदर मटर को देखा। सबसे पहले इनके दिमाग में ये क्यों आया था कि मुझे ऐसे मटर पे कार्य करना है या मुझे इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, ऐसा क्यों आया इनके दिमाग में? सबसे पहले वो देखते हैं। इन्होंने क्या देखा कि जो उद्यान के अंदर जो मटर उग रहे थे, ठीक है, ये मान लो कि कुछ पौधे हैं मटर के, सब्जी बना के लिखा नहीं है अभी इनकी। तो इन्होंने क्या देखा कि उद्यान के अंदर कुछ मटर उग रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे कुछ मटर के पादप तो क्या थे? बहुत लंबे थे, ठीक है, और कुछ मटर के पादप जो हैं वो बहुत छोटे थे, ठीक है। अब जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक दंपति है, एक फीमेल एंड मेल जिनकी शादी हुई है, तो मान लीजिए कि लड़की की हाइट जो है वो बहुत छोटी है और लड़के की हाइट बहुत लंबी है। जब उनका बच्चा पैदा होता है तो जरूरी नहीं है ना कि भाई कि या तो वो मम्मी पे ही जाए या वो पिताजी पे ही जाए। हो सकता है कि उन दोनों का लक्षण मिश्रित होकर आ जाए और वो उसकी जो हाइट हो वो क्या हो? बीच वाली हाइट हो, ना पापा की जितनी हाइट हो ना मम्मी की जितनी हाइट हो। यानी कि उस टाइम तक हमें पता था कि जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो माता के लक्षण और पिता के लक्षण दोनों मिक्स होकर जाते हैं। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि युग्मक जो होते हैं नर युग्मक में मिलता है और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों आपस में मिलकर ही एक बच्चे का निर्माण करते हैं। युग्मनज से स्टार्टिंग होती है। तो ये तो आपको पता है कि भाई नर के लक्षण भी आते हैं और मादा के लक्षण भी आते हैं। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने गार्डन में जब देखा तो जो पौधे थे, मटर के जो पौधे थे, क्योंकि मटर पर काम किया था इन्होंने, मटर के जो पौधे थे या तो वो बहुत लंबे थे या फिर वो क्या थे? बहुत छोटे थे, ठीक है। अब इन्होंने ये भी देखा कि इनके अंदर जो पौधे के अंदर जो फूल लगे हुए थे, ठीक है, ये फूल या तो वो बैंगनी कलर के थे। अब मेरे पास बैंगनी कलर है नहीं तो मैं इसी से काम चला रही हूँ, ठीक है। या तो वो बैंगनी कलर के थे या फिर वो कैसे थे? सफ़ेद कलर के थे। कैसे थे? सफ़ेद कलर के थे। बीच का कोई कलर था ही नहीं, ठीक है। लंबेपन में देख रहे तो या तो लंबा या बोना, कोई बीच का हाइट वाला पौधा था ही नहीं। अगर फूलों के कलर देखें तो या तो बैंगनी या सफ़ेद, कोई बीच का कलर था ही नहीं। तो इनके दिमाग में एक चली खुराफात। इन्होंने सोचा कि अगर मान लो कि मैं दोनों लंबाई वाले पौधे, जैसे कि एक लंबा पौधा और दूसरा छोटा पौधा, एक तो लंबा पौधा एक दूसरा छोटा बोना वाला पौधा, इन दोनों के लक्षण को अगर मैं मिश्रित कर दूं तो नया जो पादप बनेगा वो कैसा बनेगा? तो इनके दिमाग में थोड़ा सोच विचार आया, ठीक है भाई, एक तो लंबा पौधा एक छोटा पौधा, इन दोनों को मैं अगर मिश्रित कर दूं, इनके दोनों को लक्षणों को मैं मिश्रित कर दूं या इन दोनों के बीच में मैं क्या करवा दूं? संकरण करवा दूं, तो नया जो पौधा होगा वो कैसा प्राप्त होगा? वो लंबा होगा, बोना होगा या बीच वाली हाइट का होगा?
ठीक है। या फिर इन्होंने ये सोचा कि जैसे मान लो बैंगनी कलर का पुष्प है और यहाँ पर सफ़ेद कलर का पुष्प है, अगर मैं इन दोनों को मिश्रित करवा दूँ तो बैंगनी होगा कि सफ़ेद होगा, या फिर कोई और ही नया कलर प्रकट होके आएगा, ठीक है। इसीलिए इनके दिमाग में ये चीज़ें चली और इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर कार्य किया। अब मटर का पौधा ही इन्होंने क्यों चूज़ किया वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि देखो मेंडल ने बहुत मेहनत की थी, उस टाइम तक बहुत मेहनत की थी, बहुत सारे सिद्धांत दिए थे इन्होंने, अपने जो भी रिजल्ट मिले थे इनको, तो उन्होंने इसको सांख्यिकी रूप में दर्शाया था, ठीक है। ये कारण भी बताऊंगी मैं आगे, क्या क्या कारण रहे थे, इनकी सफलता के कारण वगैरह सब पढ़ेंगे। लेकिन उस टाइम तक इनको सफलता नहीं मिली थी, 1900 तक इनको कोई सफलता नहीं मिली थी, इनको कोई जानता तक नहीं था। इन्होंने इतनी मेहनत की फिर भी इनको कोई जानता तक नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ, उनके बाद में क्या हुआ कि जब ये मर गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई, 1884 के अंदर हुई थी। जब ये मर गए 1884 के अंदर, तो फिर वापस लगभग 1900, लगभग नहीं सन 1900 कह सकते अपन, सन 1900 के अंदर फिर से मेंडलवाद की खोज हुई। मेंडलवाद क्या है, जो इन्होंने अपने सिद्धांत प्रकट किए थे, जो नियम दिए थे, ठीक है, जो भी इन्होंने खोज की थी, उन सभी को हमने मेंडलवाद कहा है। तो सन 1900 के अंदर मेंडलवाद की पुनः खोज की, किन्होंने की, मेंडलवाद की पुनः खोज की, ठीक है। किसने की भाई, 3 वैज्ञानिक आए। देखो वो तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया, अलग अलग पुष्पों पर, पादपों पर कार्य किया और उनको वही रिजल्ट प्राप्त हुए जो रिजल्ट किसने निकाले थे, मेंडल ने निकाले थे बहुत पहले। कब, जब देखो 1900, इसका मतलब देखो कार्य जो किया था मेंडल ने उसके तो 34 वर्षों बाद में, 34 वर्षों बाद में, और मृत्यु के कितने, 16 वर्ष बाद में, ठीक है। मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद में और मेंडल के कार्यों के 34 वर्षों बाद में, लगभग नहीं, कब, 1900 के अंदर मेंडलवाद की पुनः खोज की। और मेंडलवाद की पुनः खोज करता 3 व्यक्ति को माना जाता है। कौन कौन से 3 व्यक्ति, सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं वो है कार्ल कोरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी, कार्ल कोरेंस ने की थी। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के, जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रिज, ह्यूगो डी व्रिज। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये हॉलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तीसरे जो वैज्ञानिक आए थे वो आए थे एरिक वॉन शेरमैक। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के। ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। जहाँ के कौन थे, मेंडल थे, वहीं के एरिक वॉन शेरमैक भी थे, ठीक है। अच्छा, कार्ल कोरेंस ने किस पर कार्य किया था, कार्ल कोरेंस ने कार्य किया था मक्का पर। इस पर, मक्का पर कार्य, ठीक है। और जो ह्यूगो डी व्रिज थे, इन्होंने किस पर कार्य किया था, इन्होंने किया था प्रिमरोज पर कार्य। और जो एरिक वॉन शेरमैक हैं, इन्होंने विभिन्न पुष्पीय पादपों पर कार्य किया था, विभिन्न पुष्पीय पादपों पर कार्य किया था। और तीनों ने अलग अलग स्थानों पर रहते हुए जो कार्य किए थे उनका रिजल्ट एक जैसा था। और वो एक जैसा रिजल्ट बिल्कुल किसके समानता दर्शाता था, मेंडल के कार्यों से समानता दर्शाता था। यानी इन तीनों ने ये बताया कि जो बेचारे मेंडल ने इतने सालों पहले, यानी जब इन्होंने तो कब ये नियम दिए थे, ये मेंडलवाद की खोज कब की थी, 1900 में, लेकिन उन्होंने तो बहुत पहले ही 34 वर्ष पहले ही ये सब कुछ बता दिया था कि क्या रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। क्या कार्य किया था, उस कार्य का रिजल्ट क्या है, सब कुछ पहले ही बता दिया था। लेकिन इन्होंने फिर कहा कि जो मेंडल ने बोला था वो बिल्कुल सत्य था, बिल्कुल सच था। और तभी से जाकर मेंडल को उनकी जो उन्होंने कार्य किए थे उसके ऊपर उनको उपलब्धि प्राप्त हुई,
तब से जाकर मेंडल को सब लोग जानने लगे। तो मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी? मेंडलवाद का मतलब क्या है? जो मेंडल ने नियम दिए थे, मेंडल ने जो खोज की थी, है ना, ठीक है, उसको हमने मेंडलवाद कहा है। लेकिन उस टाइम तक उसको कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था भैया? क्योंकि जब मेंडल ने ये सब प्रयोग किए थे, उसके प्रयोगों के आधार पर नियम दिए थे, नियमों के आधार पर जो उन्होंने कुछ जो भी रिजल्ट दिए थे, उन रिजल्टों को लोगों तक पहुंचाना उस टाइम संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था? क्योंकि उस टाइम तक, अभी तो देखो, अभी तो बहुत सारे टीवी है, समाचार पत्र वगैरह, पत्रिका वगैरह आती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन वगैरह ही हो गए, तो फ़ोन से ही हम लोग पढ़ लेते हैं। उस टाइम कम्युनिकेशन के लिए कोई संचार का साधन नहीं था, तो इस वजह से मेंडल को कोई उस टाइम तक जान नहीं पाया था, मेंडल के कार्यों को कोई नहीं जान पाया था। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मेंडल ने जो अपने सिद्धांत या अपने जो रिजल्ट दिए थे, है ना, रिजल्ट जो दिए थे वो दिए थे गणितीय भाषा के अंदर, यानी सांख्यिकी रूप में दिए थे। तो लोगों को समझना मुश्किल था कि भाई सांख्यिकी का बायोलॉजी में क्या काम है, ये तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैथ का क्या काम है? तो तब तक व्यक्तियों को समझ में ही नहीं आया था। ठीक है, कुछ कारण रहे थे कि मेंडल जो है वो उस टाइम तक सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन बाद में 1900 के अंदर इन 3 वैज्ञानिकों ने फिर से मेंडल को उपलब्धि हासिल करवाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब प्रयोग किए थे तो रिजल्ट वही प्राप्त हुए थे जो रिजल्ट किसको प्राप्त हुए थे? मेंडल को प्राप्त हुए थे। 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडलवाद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की थी? 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से? कार्ल कोरेंस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने मक्का पर कार्य किया था। देखो, अलग अलग स्थानों पे थे, ठीक है, अलग अलग कार्य भी किए थे, लेकिन रिजल्ट सेम प्राप्त हुए थे। ह्यूगो डी व्रिज ने हॉलैंड, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने प्रिमरोज पर काम किया था। और एरिक वॉन शेरमेक, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और इन्होंने बहुत सारे पुष्पीय पादपों पर कार्य किया था। ठीक है, कब किया था? 1900 के अंदर इन्होंने रिजल्ट दिया था, और रिजल्ट के बाद में बिल्कुल रिजल्ट सेम वही प्राप्त हुआ था जो कि रिजल्ट किसका था? मेंडल का था। और इन्होंने कहा था कि जो मेंडल ने नियम दिए थे, जो मेंडल ने जो भी नियम वगैरह निष्कर्ष निकाले थे, वो बिल्कुल सही थे, और तब से जाकर मेंडल को क्या हुई? उपलब्धि प्राप्त हुई। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। हो गया? चलो अब हम पढ़ते हैं मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। मेंडल जो बाद में, जबकि हाँ पहले वो सफल नहीं हो पाए थे, उनको सफल का मतलब उनको कोई जान नहीं पाया था, बट मेंडल जो है वो बाद में सफल हो गए, तो इसके कारण क्या रहे? तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि मेंडल की सफलता के कारण क्या रहे, क्या कारण थे कि मेंडल सफल हो पाए। तो पहला कारण तो ये था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, जो उन्होंने प्रयोग किया था ना, अपने प्रयोग के लिए पादप का जो चयन किया था, पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया, सावधानी पूर्वक किया। ठीक है, पहली चीज तो ये, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पादप का चयन किया था, किसका चयन किया था? उद्यान मटर का, पाइसम सटाइवम का चयन किया था। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया था, ऐसा नहीं कि किसी भी पादप को लिया और उस पर प्रयोग करने लग गए। ठीक है, अब सावधानी पूर्वक का मतलब यहाँ पर क्या है? इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी जो मटर के पादप में थी, वो और अन्य किसी पादप में इनको देखने को नहीं मिली थी। अब मटर के पादप का ही चयन क्यों किया था, वो कारण हम इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत सोच समझ कर क्या किया था? मटर के पादप का चयन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का जो, कर लिया, चयन कर लिया, चलो ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। ठीक है, दूसरा हम कारण पढ़ते हैं कि जो मेंडल ने जब पादप का चयन किया तो उन्होंने उसके क्या करवाई? लक्षणों की वंशागति करवाई। मैंने बताया था ना, जैसे कि इनको लगा कि भाई लंबा पादप है, छोटा पादप है, दोनों को मिश्रित कर दे तो अगली पीढ़ी में कौन सा लक्षण आएगा। तो मेंडल ने क्या किया कि
लक्षणों की जो वंशागति करवाई वो एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति करवाई। एक समय में केवल उन्होंने एक ही लक्षण, जैसे लंबापन है या बौनापन है तो लंबाई का लक्षण ही इन्होंने एक बार में चूज किया। ऐसा नहीं कि लंबाई भी एक साथ ले ली, रंग भी, एक फूलों का रंग भी ले लिया, मटर के दाने का आकार कैसा है वो भी सारा एक साथ ले लिया और फिर उसकी वंशागति करवा रहे हैं। तो ये अगर ऐसा करते हैं तो इनको सफलता नहीं मिलती। तो दूसरा कारण क्या है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, ऐसे लिख लेती हूं, का अध्ययन किया। तो दूसरा कारण क्या हो गया कि भाई मेंडल ने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, है ना। सारे लक्षणों एक साथ 2, 5, 6, 7 लक्षण नहीं लिए, उन्होंने केवल एक लक्षण को देखा कि पहले कि भाई अगर लंबापन है तो वो कैसे आगे बढ़ रहा है, अगली पीढ़ी में कैसा लक्षण प्रकट हो रहा है, या अगर रंग है तो वो रंग का आगे लक्षण कैसे प्रकट, तभी तो 7 साल लग गए उनको। जबकि आपको पता है कि जो मटर है वो तो 1 वर्षीय पादप है, अगर वो करना चाहते थे 1 साल में ही कर सकते थे, इसीलिए इनको 7 वर्ष लग गए। तो बहुत सोच समझकर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। अब तीसरा कारण क्या है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनका जो रिजल्ट निकाला था वो सांख्यिकी रूप में दर्शाया था। ठीक है, सांख्यिकी रूप में उन्होंने अपने एक मिनट पानी पी लेती। ठीक है, सांख्यिकी रूप में दर्शाया। तो मेंडल ने अपने प्रयोग का निष्कर्ष, या यूं भी कह सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग का जो सभी प्रयोग के सभी आंकड़ों का, ऐसे लिख ले, प्रयोग के सभी आंकड़ों का, प्रयोग के ऐसे लिख सकती हूँ मैं, प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। ठीक है ना, फिर भी मैं उसको लाइन को नीचे ले ही गई, चलो कोई नहीं। 3 ही कारण पढ़ने अपने को, और ज़्यादा पढ़ना नहीं है। देखो इन्होंने जो भी रिजल्ट इनके निकले थे, है ना, कि भाई के क्या लक्षण आगे प्रकट हो रहा है अगली पीढ़ी में, तो उन सभी को एक संख्या के रूप में दर्शाया। ठीक है भाई, अगर लंबे हैं तो पौधे, जैसे मान लीजिए कि इनसे पौधे जो प्राप्त हुए, एक बार इन्होंने संकरण करवाया, 4 पौधे प्राप्त हुए, तो 4 में से कितने पौधे जो है वो लंबे हैं, कितने बोने हैं, कितने बीच हाइट वाले हैं, यानी जैसे 50% लंबे हैं तो 50% बोने हैं, या 50% बीच वाली हाइट के हैं, तो कितने कितने हैं। उन्होंने अपने जो प्रयोग के द्वारा जो भी इनको रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो बहुत सावधानी पूर्वक इन्होंने क्या किया, सांख्यिकी रूप में दर्शाया, संख्या के रूप में इन्होंने अपने रिजल्ट को बताया। तो ये कारण रहे क्या, मेंडल की सफलता के। मेंडल सफल क्यों हुआ, पहला कारण तो ये कि इन्होंने बहुत सोच विचार करके पादप का चयन किया था, हर किसी पादप को नहीं उठाया था, हर किसी पादप को उठा लेते तो टाइम भी वेस्ट हो जाता और ये सफल भी नहीं हो पाते। दूसरा कारण क्या था कि मेंडल ने केवल एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, ऐसा नहीं कि 2-4 साथ में, मतलब सबका इधर से भी इधर से भी, चलो इस लक्षण का भी कर लेता हूँ, उस लक्षण का भी कर लेता हूँ अध्ययन, ऐसा नहीं किया। एक लक्षण का एक ही समय में एक ही लक्षण का वंशागति का अध्ययन किया। तीसरा कारण क्या रहा कि मेंडल ने जो भी अपने प्रयोग किए थे उनके आंकड़ों को इन्होंने किसमें, सांख्यिकी रूप में विश्लेषित किया, संख्या के रूप में इन्होंने इसको दर्शाया। ठीक है, अच्छा, मेंडल की सफलता के कारण तो ये रहे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 3 वैज्ञानिक और भी आए थे जिनका नाम है कोलरूटर, ठीक है, जॉन गोस व नाइट। 3 वैज्ञानिक और भी थे। एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ मैं आपको, इन्होंने भी प्रयोग किए थे, मेंडल से पहले इन्होंने प्रयोग किए थे, लेकिन ये असफल रहे।
सफलता इनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भैया? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि मेंडल का सफल होने का कारण तो पहली चीज तो ये था कि इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। इन तीनों ने गलती कहाँ पर कर दी? इन्होंने एक समय में एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के कारण ये जो है वो विफल रहे, सफल नहीं हुए। अब अगर बात करें कोल रूटर ने कौन से पादप पर अध्ययन किया था? इन्होंने तंबाकू के पादप पर अध्ययन किया था। किस पे? तंबाकू के पादप पे। और जॉन गोस और नाइट ने इन्होंने किस पे अध्ययन किया था? इन्होंने मटर के पादप को ही लिया था। मटर तो मेंडल ने भी लिया था, लेकिन मेंडल ने क्या किया था? एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, और इन्होंने क्या किया? एक समय में एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर लिया। इसलिए तीनों वैज्ञानिक क्या हो गए? असफल हो गए। ठीक है, जबकि मेंडल सफल हो गया। मेंडल की सफलता के कारण आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये तीनों कारण बताने हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली। देखो अब इसको तो मैंने बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिख दिया है, तो अब कोई नहीं बच्चा बोलेगा कि आप लिख के बताओ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऐसा कैसा। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलो ठीक है, तो मेंडल की सफलता का कारण क्या रहा, आपको ये ध्यान रखना है भाई। 3 पॉइंट याद रखने हैं, और इनकी सफलता का कारण तो ठीक है, बट जो 3 वैज्ञानिक थे कोल रूटर, जॉन गोस और नाइट, ये सफल क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि इन्होंने एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने पादप जो लिया था, जो कि मटर का पादप लिया था, उन्होंने मटर का पादप का ही चुनाव क्यों किया, किसी और पादप का चुनाव क्यों नहीं किया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव ही क्यों किया, कारण बताइए। तो वो कारण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ाया मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। बहुत इजी सा चैप्टर है, अगर समस्या है तो एक बार वापस आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो अभी पहली चीज़ तो हमने आज कुछ ऐसा खास पढ़ा ही नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें पढ़ी है। नेक्स्ट चीज़, समस्या आ रही थी बच्चों को इसमें नोट्स के अंदर, तो नोट्स में आज तो मैंने बहुत कुछ लिखवा ही दिया है शब्दों के अंदर, तो आप ऐसा कैसा उतार सकते हो। और फिर भी परेशानी आए कि भाई कि नहीं हम तो यहाँ से नहीं उतारेंगे, हमें तो टेलीग्राम पर आप नोट्स उपलब्ध करवाओ। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं ये नोट्स के, तो नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए। तो मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप वहाँ पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो टेलीग्राम चैनल अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, पहली चीज़ तो डाउनलोड करना जरूरी है। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल आपके सामने आ जाएगा, और वहाँ से आपको क्या करना है, नोट्स को सर्च करना है। देख लेंगे कि भाई 5th लेसन के कौन से नोट्स डाल रखे हैं, मैंने सर को बता दिया है, तो वो नोट्स डाल देंगे, उपलब्ध करवा देंगे, और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड करके अपनी कॉपी में उतार सकते हो। बाकी अगर वहाँ से तो उतारना ही है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। पहली चीज़ तो ये कि वो कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि हमें ऐड करो, हमें ऐड हम नहीं कर सकते, आपको खुद को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से ज्वाइन का वो आएगा, क्लिक कुछ बटन आएगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप उसमें ऐड हो जाएंगे, और वहाँ से आपको जितने भी नोट्स हैं, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, जितने भी नोट्स हैं वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, बट उसको ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अच्छा, और बाकी जो है ये नोट्स मैंने यहाँ पे उतरवा ही रही हूँ, तो इनको भी शॉर्टकट में आप अपनी भाषा में उतार सकते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, कोई भी बच्चा पढ़ाई में लापरवाही नहीं करेगा कि क्लासें रेगुलर नहीं आ रही हैं तो चलो ठीक है हम कभी और देख लेंगे, है ना। जो क्लासें आ रही है आप प्लीज़ उन तक के नोट्स आप बनाते जाइए। जो मैं टॉपिक पढ़ाती जा रही हूँ वो आपका एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जो आपकी बुक्स में नहीं भी दे रखा है वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो आपकी नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी के लिए नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी ये नोट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लासों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं स्पेशली उन तक ये क्लासें पहुंच पाए। ठीक है, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट तो बिल्कुल करने। पिछली बार बहुत अच्छे कमेंट आए थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे एक्सीडेंट की खबर सुन के जो बच्चों ने जो मैसेज किए थे कि मैम आप प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए, मतलब इतना सारा प्यार देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में कि बच्चों के अंदर हमारे लिए जो इतना प्यार है उसको देखकर मुझे रियली बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है, इमोशनल हो गई थी मैं कि सच में बच्चे इतना चाहते हैं कि
इतना पूछ रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए, आप कैसे हो। तो ये सब फिक्र देके मुझे रियली बहुत अच्छा लगा और सच में मन करता है कि आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। हमारी टीम यही कोशिश करती है कि आपकी जो पढ़ाई है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासें ले लेकर आपके जितना भी कोर्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब आप ये बोलते हो ना, जैसे पिछली बार भी कक्षा में एक बच्ची ने बोला था कि मेरे इतने नंबर आए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी वो 10 नंबर मैं कवर कर पाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने नंबर तक पहुंच चुके हो। तो आगे भी जब आप अगर 70 में से 60 नंबर ला रहे हो तो अब आपको क्या करना है, आपको 70 में से 70 लाने हैं। हर बच्चे को अगर जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ लिया है वो तो आपको इतना अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि उसमें से एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, है ना, जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप एक बार पढ़ो ध्यान से, और उससे संबंधित पिछली बार कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, है ना, एग्जाम्स के किस किस तरह से क्वेश्चन इनको पूछे गए हैं, तो वो एक बार आप क्वेश्चन निकालो और उसको आप पढ़ लो। गारंटी है कि एक भी नंबर आपका किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं कटेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहिए क्लासों के साथ में और जुड़े रहिए। हमारी क्लास जो है हमेशा 6:30 बजे आती है बायोलॉजी की, एंड केमिस्ट्री की जो है वो 8 बजे आती है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।